हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं निगम अकाउंटेंसीज। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं सैलरी स्लिप्स की। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल में सैलरी स्लिप को कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट को रेडी किया हुआ है कि यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, यहाँ एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ पे बेसिक स्लिप डाल सकते हैं, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मंथ और ईयर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो आपको बना के दिखाने वाला हूँ, ये जनवरी 2023 की मंथ्स की सैलरी स्लिप है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिख ये चीज कैलकुलेशन के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि जब हम सैलरी स्लिप बनाते हैं तो सैलरी स्लिप में हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग और डेजेस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमारा बेसिक वेजेस क्या होता है, एचआरए क्या होते हैं, और कन्वेंस अलाउंसेस क्या होते हैं, मेडिकल अलाउंसेस क्या होते हैं, साथ में ईपीएफ और ईएसआई दोनों हम पीएफ यानी कि प्रोविजनल फंड जो होता है उसके बारे में और ईएसआई के बारे में, इन दोनों को भी डिडक्शन के अकॉर्डिंग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम एक्सेल में ही पूरी की पूरी सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं मैं। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है और आपको प्रॉपर वीडियो में पता लगेगा कि कैसे किससे हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी का नाम दे देते हैं कि कोई भी कंपनी आपकी एक्स वाई जेड जो भी अपना नाम देना चाहें। उसके बाद कंपनी का एड्रेस देते हैं, उसके बाद स्पेस सैलरी स्लिप, सैलरी फोर मंथ्स जो भी आप सिलेक्ट करते हैं वो मंथ यहाँ पर आपको डालना है अपने सिलेक्टेड मंथ के बारे में। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है कि ग्रोस वेजेस डालना है कि कितने आपने उसको, जो आपका एम्प्लॉय है उसको कितनी सैलरी दे रहे हैं आप पर मंथ में। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे मैंने 20,000 रखा है, आप यहाँ पे 25,000 भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी अमाउंट आप देते हैं उसको एज पर द डिसीजन कि आप जितना अमाउंट पे कर रहे हैं उतने अमाउंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्शन रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर है ना 25,000 रख रहा हूँ। मंथ क्या है, जनवरी का मंथ है, यहाँ पे 31 डेज टोटल होते हैं। अब टोटल वर्किंग डेज क्या है, उसमें टोटल वर्किंग डेज कितने वर्क मतलब कितने दिन काम किया तो वो आपको यहाँ पे डालना है। लाइक अगर उसने ना मतलब 31 के 31 दिन काम किया है या फिर है ना 28 दिन काम किया है, जो भी है वो यहाँ पे आपको डालना है। और अगर उसने कम काम किया है, कम दिन काम किया हुआ है, तो एलओपी डेज डाल सकते हैं आप यहाँ पे। पेड डेज में आप है ना वही सेम डेज डालेंगे जितने डेज उसने काम किया है, जितने दिन का आप उनको पे कर रहे हैं। ठीक है, लीव्स टेकन, कितने लीव्स वगैरह लिए हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर जो बात करूंगा अर्निंग के बारे में और डिडक्शन के ऊपर, ये दो टॉपिक ऊपर डिस्कस होगा। इन दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा। तो अर्निंग वाले सेक्शन में हम है ना बात करेंगे बेसिक वेजेस के, एचआरएस अलाउंसेस और ये मेडिकल अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस को निकालने के लिए। तो देखिए बेसिक वेजेस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। बेसिक वेजेस को निकालने के लिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला, और साथ में ना कितने परसेंटेज में बेसिक वेजेस आता है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा इक्वल, देन ब्रैकेट क्लोज कर ब्रैकेट लूंगा। ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ग्रॉस वेजेस क्या है। तो ग्रॉस वेजेस जो हमारा है वो ये अमाउंट है। मैंने इस अमाउंट को सिलेक्ट किया क्योंकि हम बेसिक वेजेस निकाल रहे हैं, तो हमें ग्रॉस वेजेस के अकॉर्डिंग ही बेसिक वेजेस का पता लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होगा हमारे डेज, जितने भी दिन है। तो यहाँ पे वर्किंग ऑफ डेज कितने, जो डेज है उन डेज को सिलेक्ट करते हैं। देन डेज को सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब आपको क्या करना है, इनटू, इनटू करना है। इसमें डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू में क्या करना है, इनटू करना है। और किससे, पेड डेज से। सपोज कि आपका ना जो वर्किंग डेज तो 31 दिन का महीना है, अब उसने ना काम सिर्फ है ना 28 दिन ही किया है या 26 दिन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू निकल के, बेसिक वेजेस निकल के आएंगे ना। तो इसी वजह से हम है ना पेड डेज से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद हम फिर इसको इनटू कराएंगे, यानी कि पेड वेजेस है उस पर इनटू करने के बाद, और यहाँ बेसिक वेजेस जो मिलते हैं वो 45% हो जाते हैं। तो 45% में यहाँ पे लगाऊंगा। देन उसके बाद मुझे एंटर करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक वेजेस निकल के आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चेंजेस दिखाता हूँ। लाइक उसकी सैलरी है ना यहाँ पे 20,000 की है, तो 20,000 के अकॉर्डिंग इतने बेसिक बेसिक वेजेस हो जाते हैं, 25,000 के अकॉर्डिंग इतने वेजेस हो जाते हैं।
अब अगर उसने पेड डेज यानी कि जो काम किया है वो 28 दिन ही काम किया है, तो 28 दिन के अकॉर्डिंग उसके वेजेस कितने हो जाएंगे? 10,161 का। ठीक है। अगर उसने 31 दिन काम किया है तो 31 दिन के अकॉर्डिंग ये वेजेस हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते कि एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं कि एचआरए कैसे निकालते हैं आप। देखिए, अभी हमने ये देखा था कि बेसिक वेजेस के बारे में हमने देख लिया। अब एचआरए निकालने के लिए भी जो हमारे क्या होता है, फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। और एचआरए का फॉर्मूला भी हमारे क्या है, हमारा पूरा का पूरा डिपेंड ऑन होता है कि बेसिक ग्रॉस वेजेस के ऊपर ही डिपेंड रहता है। और ग्रॉस वेजेस से ही हमारा बेसिक वेजेस आता है, तो बेसिक वेजेस के ऊपर मतलब एचआरए जो निकलता है वो बेसिक वेजेस के ऊपर डिपेंड होकर के निकलता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पे इक्वल की वैल्यू ले रहा हूँ, देन इसको है ना मुझे सिलेक्ट करना है, इस वाले कॉलम को बेसिक वेजेस को मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मुझे ना मल्टीप्लाई करना है। और जैसे कि एचआरए होता है 40% का, तो मैं 40% को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ एंटर करना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इसका एचआरए निकल के आ गया, ये कितना है। ठीक है। अब ये हमने एचआरए निकाला। एचआरए निकालने के बाद आपको जो बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर, वो है अलाउंसेस के बारे में। देखिए, जब हमारे पास बेसिक वेजेस आ जाता है, एचआरए आ जाता है, उसके बाद आता है कन्वेंस एंड अलाउंसेस। कन्वेंस अलाउंसेस क्या होता है? जो भी कन्वेंस उसको पे कर रहे होते हैं हम, वो अलाउंसेस हम जो पे करते हैं, जो भी कन्वेंस के अलाउंसेस है जो पे कर रहे हैं, वो अलाउंसेस हमें निकालने हैं। तो कन्वेंस के अलाउंसेस क्या हो रहते हैं, एज पर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने अलाउंसेस उसको मतलब पे कर रहे हैं, कन्वेंस कितना पे कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी के ऊपर वेरिएंट होता है कि अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग हम है ना वेजेस पे करते हैं, लोकेशंस के अकॉर्डिंग भी वेजेस पे करते हैं। सॉरी, कन्वेंस पे करते हैं, माफ कीजिएगा, मैं बेसिक वेजेस नहीं, कन्वेंस पे करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इक्वल करूंगा और ब्रैकेट लूंगा। जैसे कि मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 1600 का वेजिस जो है, कन्वेंस जो है वो पे कर रहे हैं। डिवाइड करेंगे इसको इस वाले कॉलम से। जो डिवाइड कैसे करना है मुझे, अब यहाँ पर जो है ना मेरा कन्वेंस है, वो कन्वेंस किससे डिवाइड जाएगा, डिवाइड जाएगा हमारे टोटल ऑफ वर्किंग डेज से। तो टोटल ऑफ वर्किंग डेज कहाँ पर है, ये वाला टोटल ऑफ वर्किंग डेज से जाएगा डिवाइड। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करके, और जो मेरे पेड डेज हैं, जो मेरे पेड डेज है ना, उसको सिलेक्ट करना है कि कितने दिन इसने काम किया हुआ है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपल से एंटर प्रेस करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके क्या कन्वेंस के अलाउंसेस निकल के आ चुके हैं। कन्वेंसेस अलाउंसेस निकल के आ चुके हैं, क्योंकि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है वो 1600 की वैल्यू दी थी। अगर मुझे इसकी वैल्यू में ना यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। लाइक मैं है ना यहाँ पर 2000 करता हूँ, तो 2000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको पूरा का पूरा मिल रहा है वेजेस। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है वो क्या है कि जितना उनका कन्वेंस है, जितने दिन वो आएंगे उतने दिन का कन्वेंस यहाँ पे मिलेगा। अगर मैंने 2000 सिलेक्ट किया पूरे महीने में देने का, तो 2000 ही इनको मिलेंगे एज पर द टोटल ऑफ वर्किंग डेज एंड पेड डेज से। ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंपल सा रहा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो जो हमारा मेडिकल के बारे में क्या है, मेडिकल अलाउंसेस। तो मेडिकल अलाउंसेस में क्या करना है मुझे, देखिए मेडिकल अलाउंसेस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मेडिकल अलाउंसेस भी इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट रहता है, जो कि ना वर्किंग डेज और पेड डेज है। क्योंकि हम डेज से ही इनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मेडिकल हम हमें डेज से ही कैलकुलेट करना पड़ता है। अब मेडिकल है ना वेरिएंट करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, किस लोकेशन पे रह रहे हैं, कैसा वहाँ का एक्सपेंस है, कैसे वहाँ के ना डेली अलाउंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वेजेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो वो जो फिगर है ना, वो फिगर में रख सकते हैं आप जितना भी अमाउंट आप रखना चाहते हैं, जो आपकी कंपनी डिसाइड करती है। मैं यहाँ पर आपको एक रफली फिगर देता हूँ। मैं यहाँ पर रफली फिगर जो देने जा रहा हूँ, वो कुछ ये 2000 रुपये के आसपास है। तो मैं यहाँ पर 2000 रुपये सेलेक्ट करता हूँ। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले टोटल वर्किंग डेज से। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद मुझे इनटू करना है किसके साथ में, पेड डेज के साथ में। पेड डेज के साथ में इनटू कर देना है। तो जितने डेज होंगे, जितने दिन उसने काम किया, जितने दिन उसके काम के बनते हैं, उसके दिन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेडिकल अलाउंसेस उसे दे देते हैं। तो 2000 रुपये मैंने सेलेक्ट किया, तो 2000 रुपये आ चुका है इसका। अब हमारा नेक्स्ट जो बात है, वो हमारी किस पे जा रही है, वो हमारी जा रही है अदर अलाउंसेस पे। किस पर जा रही है, अदर अलाउंसेस पे। अब अदर अलाउंसेस कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं हम। तो देखिए, अदर अलाउंसेस बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ समझने की
ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको प्रैक्टिकली होना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप समझ सकते हैं। जब आप समझ जाएँगे ना, तो ऐसी सैलरी स्लिप्स तो आप चुटकियों में बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम बात करते हैं ना अदर अलाउंसेस की। तो अदर अलाउंसेस में क्या करना है हमने? हमने यहाँ पर है ना, मैंने सिलेक्ट क्या क्या करना है? सबसे पहले मुझे है ना सिलेक्ट करना है, जो कॉलम है, वो मेरा है अ ग्रॉस वेजेस का। तो ग्रॉस वेजेस को मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर। ओके, मैं ब्रैकेट लेता हूँ, ब्रैकेट के साथ में मैंने ग्रॉस वेजेस सिलेक्ट किया। देन उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा क्या? डिवाइड किसके साथ करूंगा? अब यहाँ पर देखिए, डिवाइड मुझे किसके साथ करना है? टोटल ऑफ वर्किंग डेज के साथ में करना है। किसके साथ करना है? टोटल ऑफ वर्किंग डेज के साथ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देन उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो इनटू करता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मुझे किसके साथ है ना यहाँ पर करना है? इनटू मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? तो मल्टीप्लाई मैं जिसके साथ करूंगा वो होगा मेरा पेड डेज, ठीक है। क्योंकि जो टोटल वर्किंग डेज होते हैं, वो तो महीने का मंथली होता है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं मंथली होता है, यानी कि जनवरी में 31 दिन होते हैं। अब जनवरी में बंदे ने ना 10 दिन छुट्टी कर ली है, तो इट मीन्स कि पेड डेज जो उसके बनने हैं वो 21 दिन के ही तो बनेंगे ना। तो वो 21 दिन में आप है ना इंटू करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर है ना पेड डेज पे सिलेक्ट किया है। अब पेड डेज करने के बाद आपको क्या करना है? माइनस करना है। और माइनस करने के बाद मैं यहाँ पर सम की वैल्यू लगा रहा हूँ। सम की वैल्यू लगाई, देन मैं यहाँ पर ब्रैकेट लेता हूँ। ब्रैकेट लेने के बाद मुझे क्या करना है यहाँ से? अब ये सारे हमें वेजेस को सिलेक्ट करना है, एचआरए सिलेक्ट करना है, कन्वेंस और मेडिकल दोनों को सिलेक्ट, इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक साथ सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, और एंटर जैसे प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके अदर अलाउंसेस भी निकल के आ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये आपके अदर अलाउंसेस भी निकल के आ चुके हैं। टोटल ऑफ सैलरी अर्निंग आपके यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बनी, उसकी 25,000 रुपये। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि 25,000 रुपये की सैलरी है, वही हमने यहाँ पर ही बताया कि 25,000 रुपये आपको मिल पा रहे हैं। कैसे मिल पा रहे हैं? ये इस फॉर्मूले के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, अभी आपके लिए ये कहानी खत्म नहीं हो रही है, अभी कहानी है डिडक्शन के ऊपर। देखिए सैलरी स्लिप को बनाने के लिए, अगर आप ना एक एम्प्लॉय की सैलरी बनाए, तो सबसे पहला लॉजिक ये बनता है कि आप एक एम्प्लॉय हैं, और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी गलत तरीके से बनती है, उसके अकाउंट में गलत अमाउंट क्रेडिट होता है, कम अमाउंट क्रेडिट होता है, तो उसको परेशानी है। ज्यादा अमाउंट क्रेडिट होता है तो कंपनी लॉस में जा सकती है। तो इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से देख करके इसको बनाने की जरूरत है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर है ना डिडक्शन के ऊपर। देखिए डिडक्शन कैसे होती है? डिडक्शन का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है डिडक्शन का। तो डिडक्शन पे हमें ध्यान बहुत जरूरी देना होगा ईपीएफ के ऊपर। देखिए ईपीएफ होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। अब इसके लिए वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर क्या मुझे करना है? इक्वल किया मैंने, ब्रैकेट में लेने से पहले हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ की, देन ब्रैकेट लेंगे। ब्रैकेट लेने के बाद मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या है? उससे पहले हमें वैल्यू तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना। ग्रेटर देन हम किस चीज को वैल्यू लगाएंगे? तो हम यहाँ पर लेंगे बेसिक वेजेस को, बेसिक हमारे वेजेस हैं उसको लेंगे, उसके ऊपर ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन लगाने के बाद हम इक्वल लगाएंगे, और इक्वल लगाने के बाद हमें क्या करना है? देखिए जो ईपीएफ होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोविडेंशियल फंड जो होता है, वो किस पर एप्लीकेबल होता है? कितने अमाउंट पर? वो होता है 15,000 के अमाउंट पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। 15,000 से ऊपर होगा तो उसमें क्या होगा? मतलब 15,000 या 15,000 के बराबर हो तो इसके ऊपर है ना ईपीएफ को लगे। उससे ऊपर जाता ना अमाउंट तो ना लगे, ठीक है। तो ये है ना आप पे ना स्लैब्स होते हैं, इन ईपीएफ की स्लैब्स को देखना पड़ेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक है ना रैंडमली फिगर को बता रहा हूँ, बाकी फॉर्मूला यही लगेगा। मैंने कॉमा किया, देन उसके बाद अगर मेरा अमाउंट 15,000 रुपये का है, तो क्या लग जाए? इनटू इसके ऊपर 12%, 12% लग जाए। देन मैं कॉमा करूंगा, उसके बाद मुझे क्या करना है? अगेन मुझे है ना बेसिक वेजेस को सिलेक्ट करना है। अगेन मुझे बेसिक वेजेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पर? उसके बाद मुझे फिर इनटू करना है, और 12% को यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई करना है 12% को, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फॉर्मूला बहुत इजी है, आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर। और ये एक वन सॉर्टेड सिलेक्टेड है, जिससे आपको पता लग जाएगा सारी चीजों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? ईपीएफ जो पीएफ है वो किस तरीके से निकल के आ गया, ये इनका पीएफ निकल के आ गया। अब हम बात करें ईएसआई की, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस या ईएसआई वगैरह जो भी जा रहा है। तो देखिए अब ईएसआई में क्या होता है? ईएसआई के लिए भी एक ही सिर्फ फॉर्मूला है, क्योंकि डिडक्शन हम जब कर रहे हैं तो डिडक्शन पे हमें नोटिस करके रखना पड़ेगा
कि आपके जो भी स्लैब रेट चल रहे हैं, जिस टाइम पर भी आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे क्या स्लैब रेट है, किस क्राइटेरिया में जा रहा है और कितना डिडक्शन अमाउंट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज आपको पता करनी पड़ेगी। देन उसके बाद ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा। ऐसे ही नहीं कि आपने वीडियो देखा उन्होंने 12% लगाया तो मैं भी 12% लगा दूं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक है ना, मैं तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, यहाँ पर डेमो दिखा रहा हूँ, फॉर्मूलाज यही रहेगा, बट फिगर्स में क्या है, स्लैब रेट चेंज हो सकते हैं। तो स्लैब रेट पर आपको ध्यान देना है, आपके अकॉर्डिंग एक्यूरेट कौन सा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एक डमी है जिसमें मैं डमी परसेंटेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग जरूर चेक कीजिए उसको, उसके बाद ही उसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर आप परसेंटेज को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं ईएसआई को कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे ईएसआई में भी इसकी कंडीशन लगानी है, देन ब्रैकेट लूंगा, ब्रैकेट लेने के बाद फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब की बार मुझे ग्रॉस वेजेस को सिलेक्ट करना है। तो मैं ग्रॉस वेजेस को सिलेक्ट करूंगा, ग्रॉस वेजेस को सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, लेस देन करना है, इक्वल करना है, और इसके बाद मुझे अमाउंट सेलेक्ट करना है, कितना अमाउंट। तो मैं यहाँ पे कहूंगा 21,000 रुपये का अमाउंट होना चाहिए, कॉमा लूंगा। देन उसके बाद मैं अमाउंट किसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद टोटल ऑफ अर्निंग को सिलेक्ट करूंगा। टोटल ऑफ अर्निंग ये रहा मेरा, टोटल ऑफ अर्निंग सिलेक्ट करने के बाद मुझे करना है इंटू, इंटू उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ 0.75%, 0.75% लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉमा, यूटिलाइज करूंगा कि कोई दिक्कत परेशानी वाली बात लगती है तो कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कमेंट में। तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिख जाएगा कि कितने कटेगा, कितना नहीं कटेगा, इसका ईएसआई कट सकता है या नहीं कट सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना सैलरी का स्लैब रेट है ना बढ़ गया है। तो अगर आप, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर करा 20,000 रुपये, मैं अगर 20,000 रुपये इसकी सैलरी करता हूँ तो ईएसआई में आप देखेंगे चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है, यहाँ पे 150 रुपीज, यानी कि ईएसआई एप्लीकेबल हो रहा है। मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक बारी, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने फॉर्मूला लगाया कि अगर मेरा डिडक्टर मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 21,000 रुपये से कम हो या 21,000 रुपये के बराबर हो, तो उसके ऊपर 0.75% का क्या कर लग जाए, चार्जेस लग जाए और ईएसआई डिडक्ट हो जाए, ठीक है। अगर ना हो तो उस पे क्या हो, ईएसआई ना कटे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अगर आपकी कंपनी में ना 21,000 है, 20,000 है, 22,000 जो भी है, मुझे नहीं पता है, बाकी अगर आपकी कंपनी में कुछ भी ऐसा है तो उसी के अकॉर्डिंग, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अदरवाइज वीडियो को देख करके डिट्टो कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नकल करने वाले को भी अकल की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा ये वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है इस तरीके का यूजेस हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए टोटल ऑफ डिडक्शन क्या हुई, 1350 की हुई और 23,650 रुपये उसको नेट सैलरी पेड जाएगी, ठीक है। ये था पूरा का पूरा। अब मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम दे देता हूँ, जैसे कि निगम अकाउंटेंसीज, ओके। एड्रेस जो भी है वो ठीक है दोस्तों। ये एम्प्लॉय कौन हो सकता है, इसमें जो भी एम्प्लॉय हो सकता है, XYZ, जो भी आपने नाम देना चाहे वो नाम दे सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होती है, एम्प्लॉय आईडी को दे सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी क्या होती है, कोड होते हैं 0121। उसके बाद आप डिजिग्नेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि डिजिग्नेशन क्या है, ठीक है। ओके, डिपार्टमेंट क्या है, बैंक नेम क्या है उसका, ईएसआई नंबर क्या है, पीएफ नंबर क्या है, अगर ईएसआई और पीएफ दोनों अप्लीकेबल हो रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, ये आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर है ना, आपके लिए जो था वो अर्निंग था और डिडक्शन था, जो कि मैंने आपको डीपली तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर मेरी ये कोशिश कामयाब रही है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ पाया हो, तो प्लीज कमेंट करके ना जरूर बताएं। और ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये ना यस टाइप कर दें, YES। इससे मुझे ये पता लग सकता है कि आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो पाया है अर्निंग और डिडक्शन के ऊपर फॉर्मूलेज कैसे लगाते हैं हम, और किस किस तरीके से अर्निंग और डिडक्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज निगम एंड यू वॉचिंग निगम अकाउंटेंसीज। थैंक यू सो मच।